रिसेंटली इंडियन रूपी ने अपना ऑल टाइम लो टच किया है। अब इंडियन रूपी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रूपी को लेकर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में इंडियन रूपी को लेकर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वैल्यू ऊपर नीचे होती है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीसेंट न्यूज़ क्या है उसको डिटेल में एक बार जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि करेंसी का अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन क्या होता है, बिकॉज न्यूज़ में जो है वो है कि इंडियन रूपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि डिप्रिसिएशन के रीजंस क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंडियन करेंसी या हमारा जो रूपी है वो गिरता है। उसके बाद बात करेंगे कि डिप्रिसिएशन जो है इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे इस डिप्रिसिएशन का कैसा असर पड़ता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कि आरबीआई का क्या रोल है इसमें, आरबीआई कैसे इसे मैनेज करने की कोशिश करता है और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। सो ओवरऑल ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करेंगे रीसेंट न्यूज़ के साथ। सो रिसेंटली व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि इंडियन रूपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर और इसी वीक इंडियन रूपी ने जो है अपना ऑल टाइम लो टच किया है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के टाइम पर अगर बात करूँ तो जो करंट रूपी का प्राइस है वो 83.9 के अराउंड चल रहा है। और अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो रूपी के डिप्रिशिएट होने के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अभी हमें पता है कि इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हुआ है, तो ऑलरेडी कई सारे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसका असर करेंसी पर भी अनडाउटेडली देखने को मिलता है। इसके अलावा यूएस में रिसेशन के फियर्स हैं, इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बात करें तो ग्लोबल मार्केट में भी बहुत कमी आई थी। जैसे अगर हम बात करें तो अभी इसी वीक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी काफ़ी डाउन रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 3% से जो है डाउन रहे थे और काफ़ी लॉसेस भी सफ़र करने पड़े थे। सो ये बेसिकली हुआ था एक यूएस की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के बाद, ये शुरुआत ही यहीं से हुई है। एक रिपोर्ट आई है यूएस के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जिसमें कहा गया है कि जुलाई में अब तक का यूएस में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देखने को मिला है, यानी कि बेरोजगारी जो है यूएस में जुलाई में सबसे ज़्यादा रही है अब तक की। जिसके बाद जो है ग्लोबल मार्केट में यूएस में रिसेशन को लेकर फेयर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अपना पैसा जो है वो वापस निकालने लगते हैं, जिसका असर जो है कई सारे मार्केट्स पे ऑफ कोर्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी क्या है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, वो भी क्या है अपना पैसा निकालने लगे थे और इसका असर जो है हमें क्या है अपने इंडियन रूपी पर देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट्स में भी सेल ऑफ हुआ जिसकी वजह से क्या है अनडाउटेडली ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ, यानी कि इन्वेस्टर्स ने अपना मनी जो है वो विथड्रॉ किया। ऐसे में क्या है कि एफआईआईज जब पुल आउट करते हैं तो इसका सीधा असर जो है रूपी पर देखने को मिलता है, ये रूपी को और वीक कर देता है, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं ही, वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वॉर से रिलेटेड कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो रूपी जो है अनडाउटेडली इससे वीक हो रहा है। तो ये कुछ करंट रीजंस है जिसकी वजह से रिसेंटली रूपी ने अपना ऑल टाइम लो टच किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो अप्रिसिएशन बेसिकली होता है जब किसी भी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी, उसे अप्रिसिएशन बोला जाएगा। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो जब किसी भी करेंसी की वैल्यू नीचे रहेगी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी, उसे डिप्रिसिएशन बोला जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन के रीजंस की बात करें कि जनरल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से रुपए की जो कीमत है, जो वैल्यू है वो कम होती है, वो घटती है। सबसे प्राइमरी रीजन जो यहाँ पर आता है वो आता है डिमांड। डिमांड जो है एक प्राइमरी फैक्टर है जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन होता है रूपी का। यहाँ पर अगर बात करूँ कि अगर इंडियन करेंसी की, इंडियन रुपए की वैल्यू डिमांड जो है अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। अगर इसकी जो डिमांड है वो कम होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या है कम हो जाएगी। और किसी भी करेंसी की अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या करेगी, वो डिप्रिशिएट करेगी, राइट। अब डिमांड ज़्यादा कैसे होगी, जैसे मान लो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें क्या है पहले अपनी ग्लोबल करेंसी को रुपीज़ में कन्वर्ट करना
होगा। तो रुपी में जब कन्वर्ट किया जाएगा पहले, तो रुपी की क्या है, डिमांड ज़्यादा हो गई, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स मान लो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा रुपी की डिमांड आएगी, क्योंकि उन्हें कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या है, डिमांड बढ़ जाती है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हमने रिसेंट केस में जब इंडियन रुपी ने ऑल टाइम लो टच किया तो हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट से पुल आउट कर रहे थे। तो क्या है, डिमांड जो है कम हो गई और इसकी वैल्यू कम हुई, जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन हमें देखने को मिला। उसके बाद बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट की। पहली बात तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है जब एक कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, राइट। तो इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट की सीधी सादी सी एक डेफिनेशन क्या है? इंपोर्ट करना यानी कि हम दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, और एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि हम दूसरी कंट्रीज को सामान बेच रहे हैं। तो हम सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो ये लेम टर्म्स में था। अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसका सीधा असर हमारी इंडियन करेंसी पर पड़ता है, क्योंकि इंपोर्ट अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या है, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और हम पैसे जब देंगे तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, वो रुपीस में बहुत कम होता है। जो डी फैक्टो है यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर्स में ट्रेड होता है, तो हमें क्या है, अपने रुपए को डॉलर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यानी कि हम अपना रुपया दे रहे हैं और यूएस डॉलर की मांग कर रहे हैं, तो यूएस डॉलर की क्या है, डिमांड बढ़ गई, तो यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रुपी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी इन रिलेशन टू यूएस डॉलर। सो इसका भी एक सीधा असर पड़ता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते समय यूएस डॉलर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और रुपी की वैल्यू जो है, रुपी कमज़ोर हो जाता है, वीकन हो जाता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि रुपी के डिप्रिसिएशन को लेकर। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते रहेंगे तो डिप्रिसिएशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं पॉलिसी डिफरेंसेस। अब यहाँ पर पॉलिसी डिफरेंसेस भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है। अब यूएस की फेड पॉलिसी की बात करें तो वो अलग होती है, हमारे आरबीआई की पॉलिसीज़ की बात करें तो अलग होती है। आरबीआई मान लो अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स को हायर रखता है, ज़्यादा रखता है, और जो है फेड अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम रखता है, तो अनडाउटेडली फ्लोज जो हैं, जो करेंसी फ्लो है, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यहाँ ज़्यादा अर्न करने का स्कोप है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देखकर जो है इन्वेस्टमेंट होता है, और भी कई सारे मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स एक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेट्स से मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं, तो भी ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिस्क परसेप्शन कैसा है एक कंट्री को लेकर, उसके ऊपर भी डिपेंड किया जाता है। कंट्री का इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड किया जाता है। तो पॉलिसी डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं क्या है, एक करेंसी को वीकन करने की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आता है रिजर्व अक्यूमुलेशन। रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हो रही है, यहाँ पर आरबीआई की बात आ जाती है। देखो आरबीआई क्या करता है, ऑफकोर्स फॉरेक्स रिजर्व को अक्यूमुलेट करता है कि अपना फॉरेन करेंसी जो है वो बचा के रखता है, परचेज करता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि आगे चल के भाई कोई भी ऐसी कंडीशन आए, कोई भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए अगर इंडिया में, तो फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। तो फॉरेक्स रिजर्व भी जो है एक्यूमुलेट करता रहता है टाइम टू टाइम आरबीआई। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार जो है आरबीआई मान लो इसकी भी रिपोर्ट मंथली जारी होती है कि कितना परचेज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मान लो किसी टाइम आरबीआई ने ज़्यादा परचेज कर ली फॉरेन करेंसी, तो उस टाइम पर भी हमें देखने को मिलेगा कि रुपी वहाँ पर अफेक्ट होगा, रुपी की जो वैल्यू है वहां पर वो कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी अगर आरबीआई फॉरेन करेंसी ज्यादा खरीदता है तो, राइट। क्योंकि फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमें क्या है, एक्सचेंज करना पड़ेगा, रुपी को डॉलर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। जो भी XYZ करेंसी हम परचेज कर रहे हैं उससे रुपी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो रुपी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, उस फॉरेन करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कई बार कि हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट करने लगता है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल फैक्टर्स। जैसे हमने पहले देखा कि इस वीक जो ऑल टाइम लो टच किया है इंडियन रुपी ने, तो वो कई ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। वॉर चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो मार्केट में कई सारे फेयर्स है, मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, रिस्क आउटलुक जो है वो इन्वेस्टर्स का अच्छा नहीं है किसी कंट्री को लेकर। तो वो चीज़ें जो है क्या है, अल्टीमेटली क्या है, इंडियन मार्केट पर भी असर दिखाती हैं और हेंस हमारे रुपी पर भी क्या है वो असर दिखाती हैं। सो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये कुछ प्राइमरी रीजंस है जब हम रुपी डिप्रिसिएशन की बात करते हैं। अब इसके साथ साथ आगे आते हैं कि ठीक है, रुपी डिप्रिसिएशन होता है इन फैक्टर्स की वजह से। अब अगर बात करते हैं कि इस डिप्रिसिएशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, तो एक बार वो
वो डिस्कस करते हैं कि रुपी डिप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट इस हफ्ते भी हुआ है, ऑल टाइम लो टच हुआ है। अब इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पर, इन जनरल हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, एक बार वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है तो वो एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलता है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर एक रुपया, एक करेंसी जो है अगर कमज़ोर होता है, एक वीकेंड रुपी अगर है, तो बाहर के लोगों के लिए, फॉरेन लोगों के लिए, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के लिए, फॉरेन कंपनीज़ के लिए हमारा जो माल है वो सस्ता हो जाएगा। हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या है, सस्ते हो जाएंगे क्योंकि हमारे करेंसी की वैल्यू गिर गई है। सो ऐसे टाइम पे थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो कंट्रीज़ जो हैं, कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे परचेज़ कर सकती हैं। हमारी एक्सपोर्टिंग पावर जो है वो अच्छी हो सकती है। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इससे इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सिनेरियो में अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट अच्छा ही होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट को लेकर जो देखनी होती हैं, लेकिन एक अफेक्ट जो देखने को मिलता है वो ये ज़रूर देखने को मिलता है, बिकॉज ऑब्वियस सी चीज़ है, जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है तो अनडाउटेडली बहुत सारे लोग हैं, कोई भी हम ही अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ अगर सस्ती होती है, कोई भी सेल लगती है, तो हम सबसे पहले जाते हैं वो चीज़ परचेज करने के लिए। तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स में राइज ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो आ जाता है इम्पोर्ट कॉस्ट्स। अनडाउटेडली नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी पर अगर हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। सबसे पहले तो आ जाता है इम्पोर्ट कॉस्ट्स। हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करनी है, कोई भी गुड्स हमें अगर दूसरी कंट्री से क्या है परचेज करने हैं, है ना, तो अब क्या है हमें, क्योंकि अब हमारे रुपी की वैल्यू जो है वो घट गई है, राइट, तो अब हमें क्या है ज़्यादा मोर रुपी जो है हमें क्या है देना होगा, ज़्यादा रुपए हमें देने होंगे और उसके बदले में डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी है वो हमें उतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें अपनी करेंसी को बेचना पड़ेगा और ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो ये एक और असर देखने को मिलता है, इससे रुपये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और ये क्या है हमारा ही रिजर्व क्या है और खाली होगा क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे देने हैं उसी चीज़ के लिए, राइट। तो इम्पोर्ट कॉस्ट्स जो है वो क्या है इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाती है। हमारा इंपोर्ट जो पहले मान लो हम 1000 रुपये में कर रहे थे, अब रुपये की वैल्यू घट गई तो वो हमें 1500 रुपये में करना है, तो हमें ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है और इससे क्या है ट्रेड डेफिसिट आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद बात करते हैं तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो सबको पता है कि अगर रुपये की वैल्यू कम होगी तो भाई इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, महंगाई आएगी, क्योंकि देखो इंपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। तो जो भी कंपनीज हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, कोई मेड इन इंडिया चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उसका इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है, उसे पता है कि अब उसे ज़्यादा पैसे देने हैं और प्रोडक्शन में उनके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो अनडाउटेडली वो जो कॉस्ट है वो आगे चल के कंज्यूमर्स पर भी रिफ्लेक्ट होगी, वो पास ऑन हो जाएगी। और हम लोग हर महीने देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, हम लोग पढ़ते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं आमतौर पर, हम आम जनता जो चीज़ें ख़रीदते हैं उस पर सीधा असर देखने को मिलता है, क्योंकि फिर महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो क्या है आगे चल के कंज्यूमर्स तक पहुँचती है और कंज्यूमर्स से ऑफ कोर्स निकाली जाती है। तो कंज्यूमर्स को भी क्या है, जहाँ 10 रुपये देने पड़ रहे थे किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर 15 रुपये, वहाँ पर 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो महंगाई अनडाउटेडली बढ़ जाती है, इसका सीधा असर देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी इसका असर देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें बहुत ही को रिलेटेड है, अभी हमने रीजंस डिस्कस किए और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही को रिलेटेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी असर देखने को मिलेगा, ठीक है। वीकर रुपी जो होगा, अगर मान लो रुपये की वैल्यू कम हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होगा इससे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। वो इंडियन मार्केट से पुल आउट कर सकते हैं, पुल बैक कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स हटा सकते हैं, उनको लगेगा कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है। और इसका सीधा असर कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर इसका सीधा असर जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल क्या है, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को और कैपिटल फ्लोस को ये हैम्पर कर सकता है, जो अगर वीकर रुपी होता है, अगर रुपी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रही है। तो इसके बाद
बात करें तो आ जाता है ऑयल एंड गैस प्राइजेस। भाई ऑयल और गैस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2/3 जो हमारा ऑयल आता है वो हमारा इंपोर्ट से आता है। हम लोग इंपोर्ट भी बहुत करते हैं, ऑफ कोर्स देते भी हैं लेकिन इंपोर्ट भी बहुत करते हैं। हमारी जो ऑयल नीड्स है वो इंपोर्ट से ही पूरी होती हैं। तो ऐसे में जब रुपी कमज़ोर हो रहा है और ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली इतने महंगे हो रहे हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ऐसे में क्या है, हमने देखा कि इंपोर्ट कॉस्ट तो बढ़ ही रही है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, तो ऑयल और गैस के प्राइसेस भी क्या है यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो इनको इंपोर्ट करने की कॉस्ट भी अनडाउटेडली क्या है बढ़ जाएगी और अनडाउटेडली रिफ्लेक्ट होगा फिर कंज्यूमर्स के ऊपर। लास्ट में इवेंचुअली किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा। उनको उनके लिए तेल के गैस के दाम जो है वो क्या है और महंगे हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है, ये भी एक इम्पैक्ट है जो कि हमें इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलता है अगर रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। तो अब आगे चलकर बात करते हैं कि इसमें आरबीआई का क्या रोल है। अब यहाँ पर आरबीआई भी अपनी तरफ से कोशिश करता है। आरबीआई भी क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तरफ जो है उसे मैनेज करता है। पूरी स्क्रूटिनी रहती है, प्रॉपर नज़र रहती है कि हाँ अगर रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, अगर आरबीआई को लगता है कि बहुत एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो रही है तो वो अनडाउटेडली इंटरप्ट करता है और देखता है कि क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ जो है कई सारी चीज़ें करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो है रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया जाएगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। कम रिस्ट्रिक्शंस कर देगा आरबीआई ताकि फॉरेन ओनरशिप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तभी रुपये की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चेंजेस कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम कर सकता है आरबीआई ऐसे मौक़ों पर। इसके बाद बात करें तो बिजनेसेस के लिए बोरोइंग लिमिट्स को इंक्रीज कर सकता है ना, कि मान लो पहले XYZ लिमिट थी कि इतना ही बोरो कर सकते थे, उसको बढ़ा देते हैं कि अब आप इतना कर सकते हो, है ना। तो ज़्यादा परचेज कर सकते हो, तो ज़्यादा अगर इन्वेस्टर्स परचेज करते हैं तो अनडाउटेडली डिमांड क्या है रुपये की फिर बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाता है रुपी सेटलमेंट मेथड्स प्रपोज कर सकता है। रिसेंटली हमने बहुत देखा है कई सारे कंट्रीज़ के साथ आरबीआई ने जो है रुपी सेटलमेंट मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है ट्रेड के लिए। यूजुअली क्या है जो हमारा ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर्स में होता है, ग्लोबली जो ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर्स में होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज है। तो ऐसे में क्या है, ऑफकोर्स हमारी डिपेंडेंसी भी है यूएस डॉलर्स के ऊपर। अगर हमारी डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, अगर हम अपने रुपए में ही ट्रेड कर सकें तो ऐसे में इससे क्या हो जाएगा कि हमें क्या है अपने रुपए को बेचना नहीं पड़ेगा। इससे हमारी डिमांड जो है वो बराबर बनी रहेगी मार्केट में। तो रिसेंटली देखा गया है कि कई सारे कंट्रीज़ के साथ आरबीआई ने जो है रुपी सेटलमेंट मेथड्स को प्रपोज किया है और कई नेशंस के साथ कर भी रहा है। रुपी में ही व्यापार हो रहा है, रुपए में ही व्यापार चल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि रुपए की डिमांड कॉन्टिन्यूअस बढ़ती रहती है, अप्रिशिएट होती है। तो ऐसे में आरबीआई जो है अगर इस तरीके से चीज़ें डिप्रिशिएशन अगर हो रहा है तो रुपी सेटलमेंट मेथड्स भी प्रपोज कर सकता है व्यापार के मामले में कई सारे अलग अलग देशों के साथ। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रुपी के डिप्रिसिएशन के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं। इट्स अ मायरियाड ऑफ फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रुपी जो है डिप्रिशिएट क्यों होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, अभी क्यों हो रहा है और इसके हमारी इंडियन इकोनॉमी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आज आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिप्रिसिएशन जो है रुपी का वो क्यों होता है, इस वीक इतना डिप्रिशिएट क्यों हुआ और इस डिप्रिसिएशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ता है, ये भी समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक समझना हो या फॉर एग्जांपल अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी समझना हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वाचिंग ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.